हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम एसके सर आप लोग के सामने पुनः फिर से एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिसका आप लोगों का इंतजार था। मेरे प्यारे बच्चों, जानते हैं कि इससे पहले हमने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी का 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर रखे थे। यानी इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन बता दिए थे और 4 नंबर क्वेश्चन से बताना था। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम जुड़ जाइए, क्योंकि बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं आज हम। तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं जाइए नहीं, एकदम दिल थाम करके देखिए। चलिए ज्यादा लेक्चर न देते हुए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। जैसे कि जानते हैं कि इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक बता रखे थे और क्वेश्चन नंबर 4 बताना था। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को जरा सा हम लोग समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है। देखिए कह रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज। कहता है कि कोई सा इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी जो है ये क्वांटाइज होता है। इस मीनिंग को एक्सप्लेन कीजिए, बताइए जरा सा डिटेल्स में कि ये मीनिंग जो है क्वांटाइज किसी बॉडी के लिए जो क्वांटाइज होता है चार्ज बॉडी, वो चार्ज बॉडी क्वांटाइज कैसे होता है इसके ऊपर जरा सा आपको एक्सप्लेन करके बताना है। तो काफी इजी सी बात है, काफी इजी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों। हमने आप लोग को क्लास में भी बताए हुए हैं। यानी चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वो 3 प्रकार से होता है, जो कि हमने पहले बताए हैं कि पहला था नॉट कंटिन्यूअस, दूसरा था क्वांटाइज्ड और तीसरा था कंटिन्यूअस। तो कब कंटिन्यूअस होता है, कब क्वांटाइज होता है और कब कंटिन्यूअस नहीं होता, तीनों कंडीशन बता दिए हैं कि जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर ट्रांसफर होता है, जो कहने का मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करता है, तो वो होता है नॉट कंटिन्यूअस। अगर वेरी स्टेप बाय स्टेप काम करता है तो क्वांटाइज। और कहने का मतलब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अमाउंट का फ्लो होता है तो वो होता है कंटिन्यूअस। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों हम लोग समझते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिक, देखिए हमने पहले से लिख दिए इसलिए ताकि कम समय में आपको हम ज्यादा क्वेश्चन बता सके, क्योंकि पुनः फिर से लिखते फिर समझाते तो टाइम ज्यादा पास हो जाता, इसीलिए हमने क्या किया पहले से लिख दिए हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, यानी कोई सा भी इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी जो होता है वो क्वांटाइज होता है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि डेट ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा तो हमेशा इंटीग्रल नंबर के ही रूप में होगा। अब आप लोग कहिएगा कि सर यहाँ पर इंटीग्रल नंबर का मतलब क्या हो गया। यस मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन उठता है, पूछना चाहिए और अभी पूछ रहे हैं, अच्छी बात है। कहने का मतलब हो गया इंटीग्रल नंबर का मतलब ये हो गया कि ना तो ये दशमलव में होगा और न ही बट्टा के रूप में होगा। मीन्स हो गया कि ना तो ये डेसिमल में होगा और न ही फ्रैक्शनल के रूप में होगा। ये केवल और केवल इंटीग्रल का मतलब नेचुरल नंबर के रूप में होगा, 1 2 3 4 5 6 के रूप में होगा। और आप लोग जानते हैं कि कभी भी अगर काम करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन काम करता है, न कि मेरे प्यारे बच्चों आधा इलेक्ट्रॉन काम के। कभी सुने हैं क्या आधा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को आधा कर सकते हैं? नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब है कि हमेशा जो ट्रांसफर होता है ये इंटीग्रल नंबर के रूप में होता है। मींस क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 के रूप में होता है। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सिंपल सी बात है कि कभी भी कोई सा चार्ज बॉडी क्वांटाइज कब होता है, जब एक इंटीग्रल नंबर के रूप में, मींस क्या हो गया 1 2 3 के रूप में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। वही कहता है ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्जेज आर नॉट ट्रांसफर इन फ्रैक्शनल। अभी जस्ट बोले हमने कि चार्ज का ट्रांसफर, यानी इस कंडीशन में जैसे ही कोई सा बॉडी अगर क्वांटाइज है तो इस कंडीशन में चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वो कभी भी मान लीजिए फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल का मतलब क्या हो गया बट्टा के रूप में संभव नहीं है या डेसिमल के रूप में संभव नहीं है। हेंस अ बॉडी टोटल चार्ज ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इसमें जितने सारे चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के रूप में ट्रांसफर होगा वे सभी के सभी
किस फॉर्म में होगा? इंटीग्रल के रूप में होगा, यानी फ्रैक्शनल और डेसिमल के रूप में कभी भी संभव नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ गए कि कोई सा बॉडी क्वांटाइज तब होता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन जो है इंटीग्रल नंबर के रूप में ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इंटीग्रल नंबर के रूप में होता है, तब हम कह सकते हैं कि वो बॉडी जो है किस प्रकार की बॉडी है? क्वांटाइज्ड है। समझे मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई समस्याएं? अब आते हैं इसका बी। इसका बी में क्या कहता है कि वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए कुछ कंडीशन होता है कि जहां पर ये चार्ज को इग्नोर किया जाता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब कहता है कि वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी वन क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को इग्नोर क्यों किया जाता है? व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस, यानी बड़े पैमाने पर। सबसे पहला कंडीशन देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो काम करता है ना, ये काम करता है छोटे पैमाने पर। छोटे पैमाने का मतलब क्या हो गया? जब कम अमाउंट में चार्ज होता है तो उसके लिए ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज काम करता है। लेकिन एक बड़े स्केल, लार्ज स्केल में देखा जाए, बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए, तो इस कंडीशन में कहने का मतलब हो गया कि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, वो कहने का मतलब वन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर किया जाता है माइक्रोस्कोपिक के फॉर्म में। क्योंकि चार्ज के सबसे छोटा यूनिट के रूप में जो लेते हैं वो 1 माइक्रोकूलम लेते हैं, और 1 माइक्रोकूलम इतना ज्यादा छोटा होता है कि लार्ज स्केल पर, यानी बड़े पैमाने पर, वहां पर इसे क्या किया जाता है? इग्नोर कर दिया जाता है। क्योंकि इतना ज्यादा छोटा होता है ना कि इस मान का कोई वैल्यू रहता ही नहीं है। इसे लीजिए या ना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए इसका भी आंसर हमने पहले से लिख रखे हैं। देखिए इसका आंसर भी हमने पहले से मेरे प्यारे बच्चों लिख दिए हैं, ताकि कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन आपको बता सके। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हम आपको बता सके। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि इन माइक्रोस्कोपिक और लार्ज चार्जेज क्वांटाइजेशन, यानी माइक्रोस्कोपिक या लार्ज चार्ज के फॉर्म में अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को देखा जाएगा तो फिर क्या होगा? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नो यूज ऑन माइक्रोस्कोपिक स्केल, यानी माइक्रोस्कोपिक स्केल में जो है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, इसे मान लीजिए जो है काउंट या मान लीजिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। देयरफॉर इसीलिए इट इज इग्नोर, और इसीलिए से क्या कर दिया जाता है? इग्नोर, क्योंकि वन चार्ज है ना, और वन बहुत छोटा। देखिए सिंपल सी बात हो गया कि अगर क्यू के रूप में, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, अगर क्यू के रूप में 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, कितना है? 1 माइक्रोकूलम, और 1 माइक्रोकूलम बराबर कितना होता है? 10 के पावर माइनस 6 कूलम। और ई का मान तो आप लोग पहले से जानते हैं, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब कहने का मतलब Q इक्वल्स टू फॉर्मूला तो जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Ne। तो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन E। तो Q चार्ज के रूप में 1 माइक्रोकूलम, और 1 माइक्रोकूलम का मान क्या हो गया? 10 के पावर माइनस 6, और इलेक्ट्रॉन का मान क्या हो गया? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। अब यहाँ से क्या कीजिएगा? इसे काट दीजिएगा, तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? 10 के पावर माइनस 13, और डेसिमल उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10, काट दीजिएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा? 8, यानी क्या हो गया? 5/8। ये नीचे माइनस है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। तो 10 के पावर 13, और इसे अगर डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? देखिए 0.62 इंटू 10 के पावर 13 के रूप में है। अब यहाँ पर देख रही डेसिमल के रूप में है, और डेसिमल इतना ज्यादा छोटा है कि कहने का मतलब इसे लार्ज स्केल पर इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो कोई वैल्यू नहीं तो क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। देखते हैं कि बड़े बड़े आदमी, हमारे आप जैसे छोटे छोटे आदमी क्या करते हैं? इग्नोर मार देते हैं। मार देते कि नहीं मार देते हैं? खैर इग्नोर मारने में लड़की से बहुत आगे होती है, जो किसी भी इंसान को इग्नोर मार सकती है, जानते हैं ना। तो खैर चलिए, जिस प्रकार से लड़की किसी को भी इग्नोर मार देती है, उसी प्रकार से यहाँ पे चार्ज है। लार्ज स्केल पर अगर चार्ज देखिएगा
तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हमेशा इग्नोर मार देता है, नहीं बहुत कम हो, बात समझिए ना। खास करके हाई प्रोफाइल वाली लड़की सब है तो सब और ज्यादा इग्नोर मारती है। तो मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर कि 0.62 हो गया, ये बहुत छोटा हो गया और इसीलिए से क्या किया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। तो उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी दोनों आप लोग समझिए, क्योंकि बहुत छोटा होता है, समझे ना। और बहुत छोटा होने की वजह से लार्ज स्केल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है उसे इग्नोर कर दिया जाता है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि जो भाषा वाला चीज है उसको हमने लिख दी इसलिए क्योंकि लिखेंगे और पुनः फिर समझाएंगे ना तो टाइम जरा सा ज्यादा खींचेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग को भी खराब लगेगा कि दो सर झूठे के मालिक इतना देर का वीडियो बना दिए हैं। इसीलिए टाइम बचाने के लिए हमने क्या किए हैं कि जो लिखने वाली चीज है, भाषा वाला चीज है, चलो भाई उसको लिख करके समझाना ही तो है, तो इसीलिए हमने क्या किया पहले से लिख दिए। क्वेश्चन को मैंने समझते कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ, यानी किसी भी ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ से रगड़ा जाता, स्पष्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हेन अ ग्लास रॉड, जब एक ग्लास रॉड को रब्ड मींस रगड़ा जाता है विथ अ सिल्क क्लॉथ, किसी सिल्क क्लॉथ से, चार्जेज एपियर ऑन बोथ, सिंपल सी बात है कि किसी भी दो बॉडी को अगर रगड़िएगा तो दोनों पर चार्ज आएगा। ठंडी के मौसम में देखते हैं, ठंडी के मौसम क्या करते हैं, ठंडी लगते रहता है तो हाथ को रगड़ते रहते हैं, तो हाथ जैसे ही रगड़ते देखिएगा दोनों हाथ गर्म हो जाता है, होता है ना। मतलब क्या हो गया कि जैसे ही दोनों बॉडी को आपस में हम रगड़ते हैं तो इस दोनों के बीच में क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, क्या जाता है, चार्ज आ जाता है, और इसी वजह से हाथ क्या हो जाता है, गर्म। तो ठंडी के मौसम में देखते हैं ऐसे करते रहते, थरथराते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों वही कंडीशन यहाँ पर है कि किसी भी ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ से जैसे ही रगड़ते हैं, चार्जेज एपियर ऑन बोथ, तो दोनों बॉडी पर चार्ज एपियर हो जाता है। अ सिमिलर फेनोमेनन इज ऑब्जर्व, कहता कि इसी प्रकार से एक सिमिलर फेनोमेनन को ऑब्जर्व कीजिए विथ many other pairs of body, explain how this observation this consistent with the law of conservation of charge, और वहां पर बताइए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के लिए चार्ज कैसे काम करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्व की मतलब क्या होता है, जमा करना, इकट्ठा करना, किसी बॉडी पर एपियर होना। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी दो बॉडी को अगर हम रब्ड करते हैं तो उस दोनों बॉडी पर तो चार्ज आएगा, लेकिन चार्ज के साथ उसमें क्या होता है कि इक्वल और अपोजिट चार्ज के फॉर्म में हो जाता है। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ, जैसे ही किसी एक ग्लास रॉड को अगर रगड़ते हैं किसी सिल्क क्लॉथ से, चार्जेज एपियर ऑन बोथ, तो दोनों बॉडी पर चार्ज क्या हो जाता है, एपियर हो जाता है, उपस्थित होता है। दीज चार्जेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और इस कंडीशन में कहने का तो ये जो चार्ज होता है ये चार्ज इक्वल हो जाता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड के रूप में, अमाउंट के रूप में दोनों पर चार्ज सेम होता है। कि अगर मान ले कि जैसे दो बॉडी यहाँ पर है ना ग्लास रॉड और सिल्क, तो ऐसे कह रहा है कि अदर पेयर कोई दूसरा लेकर के, सिंपल सी बात है रे भाई, बचपन में पेन को क्या करते थे, माथा में रगड़ते थे, याद है, और कागज के छोटे टुकड़ा में सटा देते थे, और सट जाता था, कहता है देखो मेरा जादू, कहते थे कि नहीं कहते थे, कि पेन को रगड़ लेते थे और कागज के छोटे टुकड़े में सटा देते, सट जाता है मेरा जादू है, क्योंकि उस समय नहीं पता चलता था, लेकिन खूब खुशी मिलता था। हाँ, खूब खुशी मिलता था, कहे देखो मेरा सट गया, सट गया। नहीं हो देखता था, बलजोरी दिखाते थे, देखो है कि नहीं है। तो कहने का मतलब हो गया, तो वहां पर भी वही कंडीशन काम कर रहा था, यही काम कर रहा था कि चार्जिंग बाय रबिंग काम कर रहा था वहां भी, कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रगड़ा करते तो चार्ज, जैसे मान ले कि इसको रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन, तो वही कहता है कि जैसे ही मान ले कि जो है इस कंडीशन में क्या होता है कि दीज चार्जेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी दोनों बॉडी पर चार्ज क्या होगा, मैग्नीट्यूड के रूप में इक्वल होगा, एंड अपोजिट इन साइन, लेकिन साइन दोनों का क्या होता है, अपोजिट होता है, तब ना जाकर के दूसरे पानी के जो है अट्रैक्ट करता है। एक पर होता है नेगेटिव चार्ज, दूसरे पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसी वजह से अट्रैक्ट करता है। मतलब
मैग्नीट्यूड के रूप में दोनों इक्वल होता है, लेकिन साइन दोनों का अपोजिट होता है। सो दैट algebraic sum of charges produced on both। और इस कंडीशन में अल्जेब्रिक चार्ज के रूप में दोनों पर क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, छोड़ा जाता है, और वो दोनों मिलकर के क्या होता है, छोड़ने के बाद जीरो। दोनों को सिंपल सी बात है ना कि अगर मान ले कि इक्वल और अपोजिट कह रहा है तो एक पर मान लीजिए कि +10 कूलम्ब हो गया और दूसरे पर -10 कूलम्ब हो गया, तो नेट अगर ऐड कर देंगे तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, जीरो। तो वही कह रहा है कि दोनों पर जो मान लीजिए कि चार्ज के रूप में प्रोड्यूस करता है सम मीन्स क्या हो गया, जोड़। जैसे मान लीजिए यहाँ पे +10 कूलम्ब यहाँ पे -10 कूलम्ब है, तो इस दोनों का सम जो होगा वो क्या हो जाएगा प्रोड्यूस चार्ज के रूप में, जीरो। द नेट चार्ज ऑन द टू बॉडीज, और दोनों बॉडी पर जो नेट चार्ज होता है वाज जीरो इवन बिफोर रबिंग देम, यानी कि रगड़ने से पहले दोनों बॉडी पर जो चार्ज होता है वो चार्ज भी क्या होता रहता है, वो दोनों जीरो रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी भी दो बॉडी होता है तो दोनों बॉडी न्यूट्रल होता है। जैसे पेन को अगर मान लें कि कागज के छोटे टुकड़ा में सटाते रहते थे तो क्या होता था कि कागज के छोटा टुकड़ा भी न्यूट्रल है, पेन भी न्यूट्रल है, उसे तो बाल में जब रगड़ते थे बार बार तब ना जाकर उस पर चार्ज होता था, या नहीं तो स्टार्टिंग में मान ली कि बाल जो है या पेन जो है ये दोनों क्या हो गया, न्यूट्रल है, लेकिन जब दोनों को आपस में मान ली कि रगड़ते हैं तब जाकर के दोनों पर चार्ज आता है, तब जाकर के दोनों पर चार्ज आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो वही कहता है कि द नेट चार्ज ऑन द टू बॉडीज, यानी दोनों बॉडी पर जो नेट चार्ज होता है वाज जीरो इवन बिफोर रबिंग देम, यानी कहता है कि दस वी फाइंड दैट चार्जेज कैन बी क्रिएटेड ओनली इन इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स। मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पर चार्ज क्रिएट्स तो होता है लेकिन इक्वल पेयर के रूप में होता है। जैसे दो बॉडी हो गया ना तो दोनों बॉडी पर इक्वल के रूप में मान लीजिए आता है और साइन अपोजिट होता है। दिस इज कंसिस्टेंट विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और इस कंडीशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन काम करता है, और इसी वजह से दोनों पर नेट चार्ज मिल करके क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया मतलब क्या हो गया कि ये क्रिएट करता है, चार्ज क्रिएट करता है, चार्ज कंजर्व भी करता है, लेकिन पहले जो स्टार्टिंग में होता है वो किसके फॉर्म में होता है, न्यूट्रल के रूप में होता है, यानी जीरो के रूप में होता है। इसीलिए दोनों के जो सम होता है चार्ज यानी क्रिएट्स जो होता है, रबिंग के बाद जो मान क्रिएट्स होता है वो क्रिएट चार्ज का जो सम होता है वो सम क्या हो जाता है, जीरो। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज काम करता है। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, और ये है बनाने वाले जो कि बहुत ही गजब, मजा आ जाएगा, मजा एकदम बाउवा नूनू वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बाउवा नूनू वाला। देखिए क्या कह रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेज, कितने पॉइंट चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों, 4, जिसमें से कह रहा है कि Q1 इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, QB इक्वल्स टू दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, QC इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम एंड QD इक्वल्स टू दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स। एक्चुअली में यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर होगा कॉर्नर्स, समझे ना। वैसे मेरे को पता है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए हमने बक दिए, क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे को पता चल जाता है। खैर चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है मिस्टेक, मिस्टेक इंसान है ना भाई तो मिस्टेक होबे ना करेगा। खैर चलिए कॉर्नर्स, समझे ना, यानी प्रत्येक क्या होगा, कॉर्नर्स होगा। कहता है कि ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, यानी एक स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर 4 कॉर्नर है, जो कि एक है ABCD, और उसका प्रत्येक साइड जो है, उसका प्रत्येक भुजा जो है वो कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। तब कह रहा है तो ऐसे करते कि जितना क्वेश्चन कह दिया ना उतना काम पहले कर लेते हैं कि एक स्क्वायर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो देखिए
ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक स्क्वायर है। ये क्या है, एक स्क्वायर है। ये मान लीजिए कि कॉर्नर के रूप में ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया एंड डी हो गया। इस पर जो चार्ज है वो हो गया क्यू ए के रूप में 2 माइक्रोकूलम। और यहाँ जो चार्ज है क्यू बी के रूप में, ये आपको कितना दिया हुआ है, -5 माइक्रोकूलम। देखिए ना दिया हुआ है, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अपने मन से ना है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, QC इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम एंड QD इक्वल्स टू दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम। यानी जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे हमने क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं, समझे। और इसका प्रत्येक साइड कह रहा है कि ये ABCD के रूप में है, जिसका प्रत्येक साइड कितने का है, 10 सेंटीमीटर। यानी ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर, ये भी हो गया आपको 10 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा व्हाट इज द फोर्स, यानी फोर्स क्या होगा, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। यानी 1 माइक्रोकूलम चार्ज के लिए फोर्स क्या होगा, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। जबकि इस स्क्वायर के सेंटर के लिए बात किया जा रहा है, कहां, सेंटर। यानी इस स्क्वायर के बीच में कहीं पर सेंटर है, और इस सेंटर के लिए कहने का मतलब फोर्स क्या होगा, ये फोर्स आपको निकाल करके दिखाना है। तो जानते हैं एक चीज कि स्क्वायर के सेंटर ज्ञात करने के लिए स्क्वायर में हम डायगोनल खींचते हैं। डायगोनल का मतलब क्या हो गया, विकर्ण खींचते हैं। क्या खींचते हैं मेरे प्यारे बच्चों, विकर्ण। चलिए ठीक है सर, खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम खींच देंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक पहले हम क्या करते हैं, दोनों में डायगोनल खींचते हैं। देखिए अब ये दो क्या हो गया, डायगोनल हो गया। और ये दोनों डायगोनल जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, यही इस पॉइंट क्या हो गया, सेंटर। और इस सेंटर को हम मान लेते क्या है, O। और इस पॉइंट पर जो चार्ज है वो कितना है, 1 माइक्रोकूलम। और इसी सेंटर पर चार्ज यानी फोर्स क्या होगा, ये फोर्स आपको निकाल करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए फोर्स काम करेगा AO, OB, OC और OD के बीच में, है कि नहीं है। तो सबसे पहले मेरे को निकालना ये होगा कि O से A तक का डिस्टेंस क्या है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि अगर स्क्वायर है तो इसका प्रत्येक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री का होगा। तो ऐसे करते हैं कि इसका पहले हम डायगोनल निकाल लेते हैं, सॉरी विकर्ण निकाल लेते हैं, डायगोनल के विकर्ण के कोई दिक्कत नहीं। यानी AC और BD दो डायगोनल है ना, विकर्ण है ना, तो ये पहले हम क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ABC में, ABC में, तो हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला तो आप लोग पहले से ही जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, नहीं जानते क्या, हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला जानते हैं ना, कि H स्क्वायर बराबर होता है T स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कोनो दुख दर्द नहीं ना है यहाँ तक। अब देखिए H के रूप में क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, P के रूप में क्या हो जाएगा, किसी को भी मान लीजिए, यानी क्या हो गया, BC का स्क्वायर, और B के रूप में क्या हो गया, A का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या लगेगा, लगेगा। और BC का मान आपको तो पहले से ना पता है, BC का मान कितना हो गया, 10 का स्क्वायर। AB का भी मान कितना है, 10 है, दोनों है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100, यानी क्या हो जाएगा 200, यानी कह सकते हैं 10√2 सेंटीमीटर। ये अभी कहाँ है, सेंटीमीटर में। एक चीज तो जानते हैं कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है,
वो इक्वल होता है। स्क्वायर का डायगोनल या विकर्ण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इक्वल। तो जितना AC होगा उतना ही BD होगा, दोनों इक्वल होगा। यानी कह सकते हैं कि AC इक्वल्स टू BD, और ये दोनों जो है बराबर होगा, और दोनों का मान कितना हो जाएगा? 10√2 सेंटीमीटर। तो अगर A से लेकर के C तक का मान हमको पता है, तो इसी को आधा कर देंगे तो AO का मान पता नहीं चल जाएगा? तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात, इसे क्या करेंगे हम? हाफ कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो चलिए हाफ कर देते हैं। हाफ करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, AO बराबर हो जाएगा OB बराबर हो जाएगा OC और बराबर हो जाएगा OD। ये सभी के सभी सेंटर से क्या होगा? इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों? सेंटर से क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि किसी AC या BD को हम क्या करेंगे? हाफ कर देंगे। तो AC अपॉन 2, और AC का मान, तो AC का मान अभी जस्ट निकाले हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, 10√2। तो यहाँ पर पुट कर देंगे 10√2 अपॉन 2। इसी को काट भी ना सकते हैं? यस सर। तो क्या हो जाएगा? 5√2 सेंटीमीटर। एक्चुअली में क्या है ना, हम सोच रहे हैं कि माइक्रो कुलम को कुलम में चेंज ना करे, सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज ना करे। इसीलिए ना चेंज करे क्योंकि हमको पता है कि जैसे ही यहाँ पर देखिए चार्ज दोनों का क्या है, यानी AO के बीच में भी निकालेंगे तो चार्ज दोनों का सेम है, और OC के बीच में निकालेंगे तो भी चार्ज सेम है। लेकिन इन दोनों के जो काम करेगा एक दूसरे के अपोजिट, यानी इक्वल और अपोजिट में काम करेगा फोर्स। तो इसीलिए कहने का मतलब अपोजिट हो जाएगा जैसे ही, और नेट फोर्स अगर जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस भी दोनों का सेम है, चार्ज भी दोनों का सेम है, तो फिर जब 0 होगा ही, इस सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करे, माइक्रो कुलम को कुलम में चेंज करे, ऐसा झंझट क्यों ले? सीधा डायरेक्ट बना देते हैं, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए देखिए फोर्स AO क्या हो जाएगा? फोर्स AO। और फोर्स का फॉर्मूला आप लोग को पहले से पता है, 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन R² होता है। मेरे प्यारे बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला कूलम्बियन फोर्स पढ़ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0, और Q1, तो एक को हम मान लेते हैं Q1 और दूसरे को मान लेते हैं Q2। तो Q1 के रूप में क्या हो गया? 2 माइक्रो कूलम्ब, और Q2 के रूप में क्या हो गया? 1 माइक्रो कूलम्ब अपन R। देखिए इन दोनों के बीच के डिस्टेंस ना, और इन दोनों के OA, तो AO के बीच के डिस्टेंस क्या निकल गया है? 5√2 का होल स्क्वायर। AO के लिए क्या निकल गया है? अब इसमें हम इसे ना तो मल्टीप्लाई करेंगे ना स्क्वायर करेंगे, वहीं तक छोड़ देंगे। अब दूसरा निकालेंगे क्या चीज? OC, और OC में भी क्या आ जाएगा? सेम आएगा। सेम आएगा क्योंकि Q1 का एक हो गया Q1 और दूसरा हो गया Q2, तो सेम फॉर्मूला आ जाएगा ना, और दोनों के बीच के डिस्टेंस भी क्या है? सेम है। तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा? 1/4πε0 और 2 माइक्रो कूलम्ब इंटू 1 माइक्रो कूलम्ब अपॉन 5√2 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, एक दूसरे के अपोजिट काम करेगा, यानी एक होगा प्लस में तो दूसरा होगा माइनस में, एक दूसरे के अपोजिट। बात समझे ना? अब इन दोनों के बीच में फोर्स काम करेगा और इन दोनों के बीच में फोर्स काम करेगा, तो एक दूसरे के अपोजिट ना फोर्स लगेगा। तो जैसे ही अपोजिट अगर लगेगा तो फिर कहने का मतलब है कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। नेट फोर्स क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 0। तो इसीलिए नेट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? FAO, एक होगा प्लस में तो दूसरा होगा माइनस में, तो FOC, दोनों का मान पुट कर देंगे, तो 1/4πε0 2 माइक्रो कूलम्ब इंटू 1 माइक्रो कूलम्ब अपॉन 5√2 का होल स्क्वायर माइनस, फिर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 और 2 माइक्रो कूलम्ब एक्चुअली में मेरे प्यारे बच्चों चल नहीं रहा। ऐसे करते हैं कि इस लाइन को हम नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। चलिए झंझट ही खत्म रहेगा, काहे छोटे छोटे थोड़े के थोड़े कंजूसी करें, कंजूसी वाला काम खत्म कीजिए। नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं।
नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो देखिए एफ नेट तो क्या हो जाएगा एफ ए ओ माइनस एफ ओ सी। तो एक होगा प्लस में दूसरा होगा माइनस में, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 माइक्रोकूलम्ब इंटू 1 माइक्रोकूलम्ब अपॉन 5√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 माइक्रोकूलम्ब इंटू 1 माइक्रोकूलम्ब अपॉन 5√2 का होल स्क्वायर। सेम है ना, मान सेम है, तो इसीलिए नेट फोर्स क्या हो गया 0। तो जिस प्रकार से एफ ए ओ और ओ सी निकालने उसी प्रकार से एफ ओ बी और ओ डी भी निकाल करके नेट फोर्स क्या आ जाएगा 0। यानी इसका फाइनल आंसर जो हो गया मेरे प्यारे बच्चों 0। यानी ये जो कह रहा था कि स्क्वायर के सेंटर पर जहां पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज है और उसके लिए नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है या कोई समस्याएं नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इस भाषा वाला क्वेश्चन है, समझे, इसीलिए हम सोचे हैं कि देखिए उसे भी जानने की टाइम जरा सा कम रहता है तो जल्दी से हो जाएगा, इसलिए हमने पहले से लिख दिया। पहला नंबर क्वेश्चन 7 नंबर 1 क्या कह रहा सो देखिए कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व। कहता है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो है वो एक कंटिन्यूअस कर्व है। दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। व्हाई नॉट। कहता है कि जब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस लाइन अगर कंटिन्यूअस कर्व लाइन होगा या कर्व होगा तो उससे हम कहने के तो एकाएक तोड़ क्यों नहीं सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी कंटिन्यूअस कर्व लाइन को एकाएक एटेंडम सडनली क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही मस्त बात करें मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसका आंसर स्पष्ट लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व। कहता है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या है एक कंटिन्यूअस कर्व है, बिकॉज क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल पाथ ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और ये कहने का मतलब हमेशा दर्शाता ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज का एक्चुअल क्या है पाथ है, विच एक्सपीरियंस अ कंटिन्यूअस फोर्स। और इस कंडीशन में जो मान ले कि हमेशा दर्शाता रहता है लगातार रहता है वो एक कंटिन्यूअस फोर्स के रूप में होता है। इट कैन नॉट हैव सडन ब्रेक। और कहने का मतलब इससे हम एकाएक तोड़ नहीं सकते हैं, बिकॉज क्योंकि द मूविंग टेस्ट चार्ज नेवर जंप्स। इसमें क्या होता है ना कि इसको ब्रेक करने के लिए तोड़ने के लिए आपको जरा सा गैपिंग मिलनी चाहिए, यानी जंप होनी चाहिए चार्ज का। लेकिन इस कंटिन्यूअस कर्व में क्या होता है कि इसमें छोटा जो चार्ज होता है टेस्ट चार्ज वो भी कहने का मतलब जंप नहीं मारता है। और जब ये जरा सा भी अगर गैपिंग नहीं देगा आपको तो इससे आप तोड़ नहीं सकते हैं। वही कहता है बिकॉज क्योंकि द मूविंग टेस्ट चार्ज नेवर जंप्स, ये कभी भी जंप नहीं करता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर या अनदर पोजीशन, यानी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में करने मतलब कभी भी ये जंप नहीं करता है। और इसी वजह से इसके बीच में खाली मिलता ही नहीं है, और खाली नहीं मिलने की वजह से हम इसे एक ब्रेक नहीं कर सकते हैं। समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए, कोई दिक्कत। अब दूसरा आता है एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। यानी कह रहा कि किसी एक पॉइंट पर, किसी एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकते हैं। यानी किसी एक पॉइंट पर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, बहुत आसान बात कह दिया है।
देखिए कहता है कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। होता क्या है कि कभी कभी थ्योथोलॉजी वाला कहानी, अरे चलो सुनो, थ्योथोलॉजी गांव घर में कहता कि ये काम नहीं कर, खराबी कर, तो है कि नहीं है। लेकिन फिर भी एक आध को देखिएगा थ्योथोलॉजी जो होगा, यानी सब बात जानते हैं कि चलिए भाई ठीक है, अगर ये काम ऐसे नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाएगा अगर करेंगे तो क्या होगा। सब कुछ जानता है कि ये काम ऐसे नहीं होता, लेकिन फिर भी कहेगा अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो क्या होगा। यानी वो थ्योथोलॉजी कर रहे हैं, वही काम करे सवाल के साथ थ्योथोलॉजी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? थ्योथोलॉजी। ये सवाल कह रहा है कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, लेकिन इसे थ्योथोलॉजी हम ये कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर कर देगा तो क्या होगा। बात समझ रहे ना। ये क्वेश्चन तो कह रहा है कि एक्सप्लेन, यानी बताइए कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है। ये तो जानते हैं कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, लेकिन क्यों नहीं करता है, क्यों क्यों, यही रीजन आपसे पूछा जा रहा है। समझे? तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी दो इलेक्ट्रिक लाइंस जो होगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। बिकॉज, क्योंकि इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर मान लीजिए कि ये एक दूसरे को बलजोड़ी, चलिए ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा देते, कहते हैं तो आप, अगर मान लीजिए कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा देंगे, देन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट। तो इस कंडीशन में कितने टेंजेंट खींचना पड़ेगा? दो टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स क्या हो गया? स्पर्श रेखा। टेंजेंट मीन्स क्या होता है? स्पर्श रेखा। यानी कितने स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा? दो। एट अ सेम पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट पर कितने टेंजेंट खींचना पड़ेगा? दो टेंजेंट खींचना पड़ेगा। वेयर विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि कभी भी संभव नहीं है, जो कि कभी भी संभव मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। जैसे देखिए, हम थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं, जो छोड़िए नीचे में है। जैसे देखिए कि एक इलेक्ट्रिक लेंस ये है और दूसरा इलेक्ट्रिक लेंस ये है, और ये दोनों का एक ही पॉइंट हो गया। तो सिंपल सी बात यहां पर स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि दोनों के लिए पॉइंट तो एक ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस दो है। इलेक्ट्रिक लाइंस दो है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन आपको पता होना कि जैसे यहां पर देखा जाएगा तो कितने टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा? दो। जो कि आप लोग क्लास 9, 10 सभी में पढ़ के आए हैं कि किसी एक पॉइंट के लिए कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो केवल एक। किसी एक पॉइंट पर, किसी एक बिंदु पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो एक। और किसी सर्कल पर कितने? तो इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ये एक ही पॉइंट है ना, तो एक पॉइंट पर केवल स्पर्श रेखा टेंजेंट एक ही होता है। लेकिन यहाँ पर जब एक दूसरे को इलेक्ट्रिक लाइंस को इंटरसेक्ट कराते हैं तो कितने टेंजेंट हो जाता है? दो। जो कि एक पॉइंट पर दो स्पर्श रेखा कभी भी संभव नहीं है, और इसीलिए दो इलेक्ट्रिक लाइंस जो होगा वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 7 में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी कोई दिक्कत नहीं है क्या? नहीं ना? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहां बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब कहता है कि 2 पॉइंट चार्ज है। कितने पॉइंट चार्ज है? 2 पॉइंट चार्ज है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले 2 पॉइंट चार्ज है। कितने पॉइंट चार्ज है? 2 पॉइंट चार्ज है। पहले देखिए 2 पॉइंट चार्ज बना लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक चार्ज के रूप में क्या हो गया? QA, और इसका मान कितना दिया हुआ है? ये देखिए यहाँ पर भी टाइपिंग में जरा सा मिस्टेक है मेरे प्यारे बच्चों। खैर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, इतना इतना होते रहता है मेरे प्यारे बच्चों। खैर घबराना नहीं है। ये क्या हो गया? ये है माइक्रो कूलम्ब। क्या है? माइक्रो कूलम्ब। अब देखिए
तो इसका मान कितना दिया हुआ है? हा हा हा, रुक जाओ। हाँ, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए 3 माइक्रो कूलम, और दूसरा पॉइंट है क्यू बी, जिसका भी मान दिया क्या चीज, -3 माइक्रो कूलम। तो इसे भी जानते हैं कि माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 के पावर -6 कूलम, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, -3 इंटू 10 के पावर -6 कूलम। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों की आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, और ये ए और बी जो है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब पहला नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट द मिड पॉइंट ओ, यानी ए और बी के बीच में एक मिड पॉइंट है ओ, इस मिड पॉइंट ओ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये आपको निकाल करके दिखाना है ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो सिंपल सी बात है, एक बार ए ओ के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दूसरा ओबी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, नेट हो जाएगा। या नहीं तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक को निकाल लीजिए या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2, डायरेक्ट हम निकाले 2 लगा दिए इसलिए कि दोनों के लिए एक ही बार निकल जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q/4πε0। जरा सा शॉर्ट कर हटाइए देते हैं, हे। हाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं, 1/4πε0 इंटू Q/r। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू इस पूरे का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 के पावर 9, और Q का मान दिया हुआ है ना, तो 3 इंटू 10 के पावर -6 कूलम। मैग्नीट्यूड के रूप में दोनों सेम होता है, ये प्लस और माइनस इंडिकेट करता है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड के रूप में दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो R, और देखिए जरा गौर से, ये पूरे के लिए आधा करेंगे तो 10 सेंटीमीटर, और इधर भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, यानी R बराबर आपको कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है ना, तो 10/100, 0 से 0 कट गया मेरे प्यारे बच्चों, यानी 0.1 मीटर। यहाँ पुट कर देंगे 0.1 मीटर का होल स्क्वायर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 18 तिया 54, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 54 इंटू 6 में से अगर 9 में से अगर 6 घटेगा तो 10 के पावर 3, और नीचे में क्या बच गया, स्क्वायर करेंगे तो 0.0 एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 54 इंटू घटा देंगे तो 10 के पावर 3, और नीचे में क्या बचेगा 0.01 डेसिमल उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 100, यानी क्या कह सकते हैं 54 इंटू 10 के पावर 5। और इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो न्यूटन पर कूलम्ब। मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है, कोई कष्ट है आप लोगों को तो बताइए, कोई समस्याएं हैं मेरे प्यारे बच्चों, नहीं ना समस्याएं,